Hello dear all, this is Avinash Kishore and student know me with name Avian sir is present with the official question paper of JEE Main March attempt. ठीक है, तो मैं लेकर आया हूँ 17 मार्च की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेकर. ठीक है, और ये हमारी पूरी फिजिक्स की टीम है जो सोल्यूशन लेकर आपको एक एक करके अलग अलग डेज की अलग अलग शिफ्ट प्रोवाइड करने वाली है. ठीक है, तो बच्चों ये जो पेपर है, इस पेपर के जो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी कम समय पे इसको वाइंड अप कर दिया जाए. उसके लिए मैंने क्या किया है, सारे सोल्यूशन टाइप का करवा लिए हैं जो मैंने सोल्यूशन बनाए थे. तो इससे ये होगा कि लिखने का समय थोड़ा सा बच जाएगा और क्वेश्चंस में टाइम स्लैब्स बना के दे दिया जाएगा आपको, ताकि जिस क्वेश्चन को आपको देखना था आप सीधा वहाँ पे पहुँच जाएं. इससे आपका टाइम सेव होगा और अगले पेपर की आप तैयारी में जुट जाएंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सॉल्यूशन के वीडियो पे और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वर्नियर स्केल एरर पे बेस्ड, मतलब एरर वाला टॉपिक जो होता है उस पर बेस्ड है, एक इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है. इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, इसलिए जो अगले दो पेपर को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस टॉपिक को छोड़ना एक तरह का बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है, क्योंकि इसको सीखने में बहुत कम समय लगता है और क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. द वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज अ पॉजिटिव जीरो एरर. यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है. ठीक है, ऑफ 0.2 mm. इफ while taking a measurement it was noted that zero on the vernier scale lies between 8.5 centimeter to 8.6 centimeter. Vernier coincide in 6. Vernier coincidence is 6. Then the correct value of the measurement is. मतलब आपको वर्नियर स्केल किस तरह से काम करता है उस पर बेस सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये काम कैसे करती है. ये दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल. तो देखो यहाँ पे दो मार्किंग के बीच में इसके जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो लाई कर रहा था. कहाँ पे लाई कर रहा था, तो 8.5. देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8.5 टू 8.6. तो दिस इज 8.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8.6 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपका वर्नियर आ रहा था. तो हमेशा इन दोनों के बीच में जब भी लाई करे तो जो स्मॉलर नंबर होता है उसी में आप इसमें वर्नियर की रीडिंग जोड़ते हैं. तो वर्नियर की रीडिंग में क्या लिखा है, 6 कोइंसाइड कर रहा है. तो 6 वाला पार्ट जो है जो कोइंसाइड कर रहा था, अब वर्नियर की रीडिंग, ये जो 6 वाला पार्ट है उसकी रीडिंग आप इसमें जोड़ देंगे मेन स्केल में. बट इट ऑल्सो सेज दैट देयर इज अ पॉजिटिव जीरो एरर. तो जीरो एरर जो होता है वो क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको. जैसे एक मान लीजिए वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन में कोई भी सामान आपको तौलना है. तो सपोज आप शॉपकीपर के पास गए कुछ सामान लेने के लिए, लेट्स से आप चावल लेने गए. अब चावल की मेजरमेंट करने के लिए जब आप रख रहे थे तो आपको दिख रहा है कि बिना कोई सामान रखे उसमें 100 ग्राम या 200 ग्राम की रीडिंग पहले से आ रही है. तो जब आप उस पर तौलोगे, जब आप वे करोगे, तो सपोज 2 kg की रीडिंग आई, तो क्या वो एक्चुअल में 2 kg था? नहीं था, उसमें 100 ग्राम तो पहले से रीडिंग हो रही थी. तो आपको 100 ग्राम माइनस करना पड़ेगा. बस वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाने वाले हैं. तो ये जो पॉजिटिव जीरो एरर है वो माइनस होगा. तो पॉजिटिव जीरो एरर इज 0.2 mm. तो और ये है सेंटीमीटर में, तो इसको मुझे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, और वर्नियर की रीडिंग कैसे लेते हैं बच्चों, जो इसकी कोइंसाइड हो रही है ना उसको इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, लीस्ट काउंट से. तो लीस्ट काउंट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है 0.01 सेंटीमीटर. ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन. मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, दैट्स ऑल. ठीक है, तो 8.5 सेंटीमीटर ये वर्नियर स्केल 6 को इंसाइड कर रहा है और लीस्ट काउंट इसकी जो है वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी गई है. और इसको मैंने जो mm में था वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10 किया. बस दिस इज द आंसर. ऑलराइट, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, question number 2. For what value of displacement the kinetic energy and the potential energy of a simple harmonic oscillation becomes equal? दोनों इक्वल होने के लिए कहाँ होना पड़ेगा?
तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि टोटल एनर्जी जो होता है एसएचएम में वो कितने होते हैं, हाफ के ए स्क्वायर। मैं इसके टर्म्स में सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर टोटल इतना है और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ बच्चों, टोटल इतना है पोटेंशियल इतना है, तो इसमें से माइनस कर दो इसको, तो ये क्या बन गया काइनेटिक और ये क्या बन गया पोटेंशियल, ये दोनों है बराबर, सॉल्व फॉर एक्स। कितना आसान था क्वेश्चन, है ना। तो देखो ये इसकी सोल्यूशन, काइनेटिक पोटेंशियल बराबर है, इसको सॉल्व करके आपने कर लिया। वैसे अगर आपके दिमाग में ये आता कि नहीं सर मुझे तो हाफ mv स्क्वायर पता है काइनेटिक एनर्जी, तो ठीक है, फिर ये जो v की वैल्यू है वो जो एसएचएम में आता है x का फंक्शन जो होता है वो पुट करोगे और k की वैल्यू m और ओमेगा में जो रिलेशन है उससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वापस से वही आ जाता है, ठीक है ना। चलिए तो आंसर आ जाता है a/√2, ठीक है ना, प्लस माइनस, या मतलब ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। ऑलराइट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So question number 3. An electron of mass m and a photon have same energy E. दोनों की एनर्जी सेम है। The ratio of wavelength of electron to that of the photon is. देखिए आपको रेशियो निकालना है वेवलेंथ का, ठीक है। तो यहाँ पे सोचेंगे कैसे, एक इलेक्ट्रॉन का मास मेंशन किया गया है और फोटोन के बारे में बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रीट करोगे जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है ना, और फोटोन की एनर्जी गिवन है तो hc/λ से आप उसको रिलेट कर सकोगे, उसके बाद आराम से रेशियो स्टैब्लिश हो जाएगा। तो सिर्फ इक्वेशन को ही सेट करना था, कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी। देखिए क्या है इसका सोल्यूशन, फोटोन का एनर्जी होता है hc/λ, ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा आपने लिख दिया hc/e, ये फोटोन का हो गया। अब जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आपको पता है कि लैम्डा क्या होता है h/p, यही होता है ना, और p को क्या लिख सकते हैं √2m इंटू एनर्जी, पता है ना कैसे आता है ये, एनर्जी और मोमेंटम के टर्म्स में रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये आ गया अपना किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड जब करोगे तो h और h हो जाएंगे कैंसिल, h और h हो जाएंगे कैंसिल। अब देखो ध्यान से, ये नीचे आएगा तो रूट के अंदर जाएगा ये इसके साथ, तो यहाँ पे c² हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब ये नीचे आता है तो, और ये e जाएगा ऊपर, तो e जब रूट के अंदर आएगा तो e² हो जाएगा, तो e² एक कैंसिल होकर e न्यूमरेटर में आ जाएगा। समझ आया कैसे हुआ, इसको आप सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस ये आ गया आपका वेवलेंथ, सिंपल था। तो रेशियो इज दिस मच, है ना। सो सेकेंड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। ऑलराइट, तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ रहे हैं, बस आपको छोटे छोटे फॉर्मूले जो हैं, इनफैक्ट मॉडर्न फिजिक्स की तो यही खासियत है कि चैप्टर होते हैं छोटे और इसके जो कंसेप्ट हैं वो बस इधर से उधर इक्वेशन घुमा फिरा कर लगा कर निकाल लेना होता है। तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना, अगर आप मार्च अटेम्प्ट के बाद अप्रैल मई को टारगेट कर रहे हो तो कुछ सीख लेना चाह रहे हो तो, ठीक है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स इंस्ट्रूमेंट्स ये सब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। ओके, ऑलराइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा हुआ है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम एंड आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। इफ द टोटल टाइम elapsed is t seconds, then the total distance traveled is, ये बताना है। देखो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले ना तो आप कोशिश करना है कि इसको ग्राफिकल अटेम्प्ट से किया करो, है ना, ग्राफिकल मेथड से। तो अगर इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट किया जाए तो फ्रॉम रेस्ट लिखा है तो 0 से शुरू करेंगे एंड कांस्टेंट अल्फा हो गया इसका स्लोप, एंड देन इट डिसेलरेट्स एंड कम्स टू रेस्ट, तो बीटा हो गई इसकी स्लोप, और टोटल टाइम कितना लग रहा है तो t टाइम लग रहा है ना, ये टाइम का ग्राफ था, ये टोटल टाइम t लग रहा है। तो आपको निकालना है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई है, स्ट्रेट लाइन में है तो मतलब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वही डिस्टेंस होगी, और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो उसका एरिया होता है, तो बस इसकी एरिया निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए आपको बेस तो पता चल गया बट आपको हाइट नहीं पता, तो ये हाइट क्या होगी, ये हाइट वही होगी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो देखो वैसे तो ये स्टैंडर्ड सवाल है, आप अगर मेरे वीडियो लेक्चर देखे हो, मैंने नोट्स में कवर कर रखा है सेम कंसेप्ट और सेम क्वेश्चन। तो सिंपल होता है कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है ना, ये एक स्टैंडर्ड सा रिजल्ट आ जाता है, मैं बच्चों को रिजल्ट दे रखा हूँ कि मैक्सिमम स्पीड होता है अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा टी, मैक्सिमम स्पीड हो गई है,
ठीक है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट ये वाली हो गई, बेस टी हो गया, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, हाफ अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। कैसे आया, इसकी ये वाली जो बेस है वो भी तो मल्टीप्लाई होगा इसके हाइट से, तो टी स्क्वायर आ जाता है। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है। अब आपको ये जानना है कि ये कैसे आया, तो आपको 2 बार इक्वेशन लगाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला, जिसमें u है 0, तो a हो गया अल्फा, और इसको ले लो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या लिख सकोगे आप, अल्फा t1। उसके बाद इसको सॉल्व करो, फिर से इधर का टाइम लिख लो, तो या तो t माइनस t1 लिख लो या फिर t2 लिख के कर लो, कोई भी एक काम सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ सोल्यूशन इसका। तो t1 t2 टाइम लिया गया है, और ये हो गई इसकी मैक्सिमम स्पीड अल्फा t1, ठीक है। तो t1 प्लस t2 इज t, और शुरुआत में जो स्पीड थी उसमें u 0 डाल दिया गया है, तो ये अल्फा t1 हो गया। अब इसके लिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी u, देखो ये u हो जाएगी यहाँ पर, है ना, और फाइनली वो इट कम्स टू रेस्ट, तो v हो गया 0, u हो गया अल्फा t1, और ये रिटार्ड कर रहा है इसलिए माइनस बीटा t2। सॉल्व करोगे फाइनल ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि t1 आ गया तो t2 भी आ जाएगा, और ये वाली अल्फा t1 ही इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो अल्फा t1 करेंगे तो ये v मैक्स आ जाता है, तो v मैक्स देखो वही आ गया, है ना, अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, ये मैं लेक्चर में कवर करके रखता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन है जो ग्राफ के मेथड से बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द 400 केल्विन एंड 800 केल्विन हैज अ वर्क आउटपुट ऑफ 1200 जूल पर साइकिल। चलो बहुत बढ़िया। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द इंजन फ्रॉम द सोर्स इन ईच साइकिल इज। तो देखिए इन्होंने क्योंकि टेम्परेचर दे दिया है, तो मतलब आपको एफिशिएंसी मिल गई है, और एफिशिएंसी मिल गई है तो एफिशिएंसी वर्क और हीट में भी एक रिलेशन होता है ना। आउटपुट वर्क है, इनपुट हीट है, दैट दिस इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1। बस हो गया सब। देखिए दिखाता हूँ सोल्यूशन। ये हो गया 1 माइनस T1 बाई T2, हाफ कैसे हुआ, इसका रेशियो है ये, है ना, ये 400 और ये है 800, तो दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, है ना, ये 400 से आया और ये 800 से आया, तो एफिशिएंसी हाफ हो गई। फिर एफिशिएंसी W बाई Q होता है, सॉल्व कर लो सीधा Q आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे हैं बच्चों और इजी ही है ना, आपको सिर्फ कंसेप्ट्स को याद रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये एक अच्छा क्वेश्चन में से एक है जिसमें आपको अगर रोटेशन के कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, केवल आप सवाल कर लेते हो, बेसिक बातों में ध्यान नहीं देते हो, तो इस पे आप फंस सकते हो। एक गुड क्वेश्चन में से एक है। चलिए देखिए क्या निकालना है। इसमें मुझे एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताना है। एंगुलर मोमेंटम, 4 ऑप्शन है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो देखो बच्चों, अगर आप एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं ना, तो वो होता है R क्रॉस P, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। और P में आप लेते हैं लीनियर वेलोसिटी, है ना, लीनियर वेलोसिटी। और अगर आप I ओमेगा के टर्म्स में लिखते हैं तो ओमेगा के डायरेक्शन के पैरेलल हमेशा L हो या जिस एंगुलर मोमेंटम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप समझ रहे हैं कि L इक्वल्स टू I ओमेगा कर देते हैं, तो जिधर ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही L की डायरेक्शन होगी, ऐसा आप इसमें नहीं कह सकते। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑल्दो आप P इक्वल्स टू mv में ये जरूर बोलते हैं कि V के पैरेलल P होता है, बट यहां नहीं बोल सकते आप कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा ओमेगा के पैरेलल होगा। तो कब बोल सकते हैं? जब वो सिमेट्रिकल हो, जब भी घूम रहा हो ना, तो जिस भी पॉइंट के अबाउट अगर सिमेट्रिकल हो तब आप बोल सकते हैं कि ओमेगा और L पैरेलल होगी। क्या इसमें सिमेट्री है? सिमेट्री नहीं है। अगर यहां पर भी एक पेंडुलम होता m मास का और दोनों बाई पेंडुलम दोनों घूम रहे होते,
तब आप इस बी के अबाउट कह सकते थे कि वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसकी एक एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन दूसरे एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन वाले को कैंसल आउट कर देते और सारा का सारा ऊपर आ रहा होता, तो फिर बी के अबाउट भी कांस्टेंट हो जाता, बट बी के अबाउट अब कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, अब ए के अबाउट देखते हैं। ए के अबाउट देखिए, जब ये ओमेगा इसकी इस डायरेक्शन में है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, अगर ओमेगा इसकी इस डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे v कैसे होगा, ऐसे घूम रहा है तो v को आप अंदर ले सकते हो, ऐसे क्रॉस ले सकते हो, ये v हो गया। ओके, और इसके अबाउट आप ले रहे हैं a के अबाउट, तो r वेक्टर जो होगा वो ऐसे होगा, तो r ऐसे है और v अंदर है, तो एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट किस डायरेक्शन में होगी, होता है r क्रॉस p, और p होता है v के पैरेलल, है ना, यही बताया मैंने आपको। तो v और r के क्रॉस के डायरेक्शन में होगी, तो r इधर है v इधर है, तो ऐसे आया ऊपर, है ना, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ये L होगा। ठीक, तो पूरे टाइम जब जब ये घूम रहा होगा तब तब ये पूरे टाइम R V के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगी और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी, एंड डायरेक्शन इज अप द प्लेन, है ना, ऐसे आने वाला है A के अबाउट, तो ओनली A के अबाउट ही कांस्टेंट रहेगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए थर्ड ऑप्शन, तो L about A is constant in this way। ओके, चलिए ये हुआ अपना थर्ड ऑप्शन, L is constant in both magnitude as well as direction। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि इसको देखते कैसे हैं, है ना। इसके अबाउट तभी कांस्टेंट रहता जब इधर भी एक सेम मास का, मास भी सेम होना चाहिए बच्चों, मैं कह रहा हूँ मास भी सेम होना चाहिए, तब आप कह सकते थे कि बी के अबाउट भी कांस्टेंट रहेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, two ideal polyatomic gases at temperature T1 and T2 are mixed so that there is no loss of energy। तो बस यही बात खत्म हो गई, no loss of energy। इसका मतलब जितनी एनर्जी इनिशियल थी इंटरनल उतनी ही फाइनल होगी। तो बस आपको बताना है कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ टू गैसेस क्या होने वाला है। तो बस बिल्कुल सिंपल है, देख लो बच्चों, इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या है, ये वाले फॉर्मूला T1 T2, बाद में दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा सेम, है ना, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुकी होगी। बस इसमें से कॉमन लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, टेम्परेचर आ गया। ओके, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगा रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 दिस इज द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी वन ऑफ द कंसेप्चुअल पॉइंट है जो मैं नोट्स में भी कवर करके रखा हूँ। ये मैंने बता रखा है बच्चों को कि ये जो गेट हैं वो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, नॉर गेट और नैंड गेट। नॉर गेट नैंड गेट से आप कोई भी गेट अचीव कर सकते हैं, है ना। कैसे क्या करते हैं कंप्लीटली उसको कंसेप्चुअल में बता रखा हूँ, इसलिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए शुरू करते हैं, इसमें बताना है कि बताओ ये आउटपुट क्या होगा, ये बताना है आपको, होगा। देखिए तो इस टाइप का जो होता है ना गेट, अगर आपको पता है कुछ कंसेप्ट, तो ये एक नॉट गेट होता है, तो ये नॉट गेट हो गया, और यहाँ पे भी ये नॉट गेट हो गया। अब इस A और B का यहाँ पे नॉर होने वाला है, तो A और B का होल कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। तो यहाँ से आते आते ये क्या बन जाता है, एंड गेट। तो बच्चों इतना तो मैं बच्चों को पहले ही बता रखा हूँ कि कभी भी इस टाइप के अरेंजमेंट होंगे तो एंड गेट बनेगा। अब इस एंड का आपने किसके अंदर डाल दिया, वापस इसके नॉट बना दिया, क्योंकि ये नॉट गेट की तरह काम करता है। तो बस ये क्या है, नैंड गेट, खत्म, है ना, सिंपल। तो ये हो गया एक, हाँ, तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन, दैट इज अ नैंड गेट। सिंपल है। तो कंसेप्ट्स इसके डी मॉर्गन से आए हैं। ये मैंने कैसे किया, ये डी मॉर्गन थ्योरम होता है, यहाँ से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इनके कुछ थ्योरम है जिनको आपको याद रखना होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये एक अच्छा क्वेश्चन में से एक है। इसमें कंसेप्ट तो सबको पता है, बट थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस सेट में मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द गुड क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसमें फोर्स लग रहा है इस तरह से,
ठीक है। और आपको बताना है टॉर्क एट पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O और Q के अबाउट आपको बताना है, O और Q के अबाउट आपको बताना है कि क्या होने वाला है टॉर्क, ठीक है। तो O के अबाउट जब आप लिखेंगे तो देखो फोर्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मैं इसके सोल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट उधर ठीक होगा। हाँ ये देखिए, यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा था, ये F है और आप इसके अबाउट निकाल रहे हो। तो देखिए एक पोजीशन वेक्टर आपको ये चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि टॉर्क होता है O के अबाउट में ले रहा हूँ तो R क्रॉस F होता है, तो R O लेंगे और F के साथ कर देंगे इसको क्रॉस। तो ये R O वेक्टर कैसे डिफाइन करोगे? तो इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं, आर ओ इज इक्वल टू इसके cos 10 cos 60, 10 cos 60 कितना हो गया 5 i कैप, और 10 sin 60 है ना, 10 sin 60 की कितना हो गया 5 √3 j कैप। ये हो गया अपना आर ओ वेक्टर। तो ये ऐसे आ गया। कैसे आता है मैं लिख देता हूँ। ये मैंने क्या किया, इसका कंपोनेंट ले लिया है ना, 10 का कंपोनेंट, तो 10 cos 60 i कैप प्लस 10 sin 60 j कैप। ये क्या है, ये है आर ओ वेक्टर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है। अब उसको एफ के साथ कर लेना है क्रॉस, एफ अपना दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बस क्रॉस के नियम लगाना है। आई को आई के साथ क्रॉस करोगे तो 0, फिर आई को जे के साथ क्रॉस करेंगे तो के, और एक माइनस है तो माइनस ही रहेगा। फिर जे को आई के साथ करेंगे तो माइनस के, और जे को जे के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया ओ के अबाउट। अब अच्छी बात ये है कि मैं क्यू के अबाउट कैसे निकालूंगा, यही आपको इसमें समझना था जो इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना देता है। उसके लिए आपको वेक्टर के कंसेप्ट बेसिक लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं और दिखाता हूं कि वो काम कैसे हुआ है। देखिए ध्यान से, अब आपका जो फोर्स है वो यहां पर वो इस तरह से है, ओके, और इसके अबाउट आपको निकालना है टॉर्क। तो यू नीड दिस पोजीशन वेक्टर, दिस दैट इज पी क्यू आपको चाहिए। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक वेक्टर ट्राइंगल ऑलरेडी बन रहा है। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। Therefore RPQ is difference of these two, है ना। तो आप RPQ को लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ दिस टू फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल लॉ, ठीक है। अब Q वेक्टर आप क्या है, RQ वेक्टर क्या होगा ये बताओ। तो ये तो आप x एक्सिस के अलॉन्ग ही लेके जा रहे हो, जिसकी लंबाई कितनी है 10, तो आप लिख सकते हो 10 i कैप। तो ये हो गया 10 i कैप, और इसको माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस 10 i कैप। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, पोजीशन वेक्टर आ गया। अब दोनों को क्रॉस करते हैं, इसको इसके साथ क्रॉस करते हैं, बस क्रॉस प्रोडक्ट का नियम लगाओगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन इज आवर राइट आंसर, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे वेक्टर ट्राइंगल लगाया और वेक्टर ट्राइंगल से ही आता है। यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इससे मैंने किया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन 10 सेज, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी अलग थॉट इन्होंने डाली है, ठीक है। देखिए क्या है, मॉडर्न, दिस इज मॉडर्न ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग कार ऑफ मास m is traveling on a flat track in a circular arc of radius r with a speed v, ठीक है, v स्पीड से चल रहा है। If coefficient of static friction between the tire and the track is μs, यहाँ तक तो कोई भी नई बात नहीं थी, हमने पहले भी पढ़ रखा होगा। Then the magnitude of negative lift, अब ये नेगेटिव लिफ्ट जो है ना, ये एक नया टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो नेगेटिव लिफ्ट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, इन्होंने बोल भी दिया है कि एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन द कार इज। तो देखिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इन्होंने बता दिया है कि किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और किधर एक्ट कर रहा है। एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द कार, तो मतलब mg के डायरेक्शन में आपको एक फोर्स लेके जाना है जिसका नाम होगा F1, ठीक है। तो बताना है कि क्या बताना है, हाँ, तो F1 की वैल्यू वो क्या है ये बताना है। तो इसकी FBD आप बना लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या है इसकी FBD में, इधर है नॉर्मल
और नीचे mg के साथ साथ ये आएगा अपना नेगेटिव लिफ्ट, क्योंकि इन्होंने कहा कि डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है, ठीक है। और जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल मैंने लगा दिया यहाँ पे mv²/r, और वो फ्रिक्शन के हेल्प से ये बैलेंस हो रही होगी, है ना। तो इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो वैल्यू डाल दीजिए, तो ये कितना होता है, तो म्यू n होता है, और n की वैल्यू अब mg नहीं है बच्चों, n की वैल्यू mg प्लस fl है, तो n की जगह ये डाल दिए mg प्लस fl या f1 जो भी लिखा हुआ क्वेश्चन में। इसको आप सॉल्व करके इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो पहले म्यू आगे डिवाइड हो जाता है, फिर उधर माइनस हो जाता है, और m को कॉमन ले लेते हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो क्वेश्चन सही है, बस एक जो नई बात है ना, इसको आपको देखना है। अगर नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, इन्होंने बोल दिया कि किधर एक्ट कर रहा है, बस अपने FBD में इसको पुट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द थिकनेस एट द सेंटर ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज 3 mm। अच्छा, उसकी थिकनेस गिवन है और प्लेनो कन्वेक्स लेंस गिवन है, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसकी थिकनेस गिवन है, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एंड द डायमीटर इज 6, तो डायमीटर मतलब क्या है ना, इसकी इफेक्टिवली ये वाली डायमीटर होती है, ओके। तो अगर डायमीटर 6 है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, यहां से यहां तक 3 हो गई, और ये थिकनेस कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर, नहीं 3 mm है, तो 0.3 सेंटीमीटर हो गई ये थिकनेस, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी अगर स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल इज दिस। यहां से वो क्या देना चाह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c/v, तो c 3/2 हो गया, मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता चल गई है। अब आपके लिए क्वेश्चन ऐसा हो गया कि जो लाइट है ना, उसकी फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो मेरे लिए क्वेश्चन ऐसा हो गया कुछ कि एक कर्व पार्ट की फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए क्या लेंस मेकर फॉर्मूला, जैसा जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 वाला फॉर्मूला, वही बस आपको लगा देना है। तो r1 चाहिए होगा, क्योंकि इसकी तो दूसरी रेडियस इंफिनिटी है, तो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये इसकी अब मुझे रेडियस चाहिए, तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस आपको चाहिए। यहां से अगर आप राइट एंगल बना देते हैं तो ये वाली वैल्यू 3 पता है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, r माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अब आप पाइथागोरस लगा दीजिए, ठीक है। देखिए ये हो गया r माइनस 0.3, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है r। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेना है, इससे क्या बन जाएगा, r निकल आएगा, तो r की वैल्यू ये आएगी, म्यू पता है, तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, क्योंकि एक r होगी दूसरी r तो इन्फिनिटी हो जाएगी, 1/∞ 0 होता है, तो फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, रफली आ जाता है, नियरली। तो ऑप्शन में है अपना 30, और देखो बहुत दूर दूर है सारे, तो 30 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सोचना था आपको, तो इसको आप मीडियम कैटेगरी में से रख सकते हैं, ऑल्दो ये भी टफ नहीं है, बट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ रहा था इस क्वेश्चन में। ओके, एक बार फिर से देखिए क्या किया मैंने। एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस था जिसकी रेडियस आपको फाइंड कर लेनी है और फिर ये फॉर्मूला लगा देना है। रेडियस निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस, आपको ज्योमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12. Question 12 says, if an electron is moving in nth orbit of a hydrogen atom, then the velocity nth orbit vnth is given by. बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, हमारे कंसेप्ट का ही क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा इस पे जो फॉर्मूला निकल के आता है, जो कंसेप्ट निकल के आता है कि ये z बाई n के प्रोपोर्शनल होता है, और z यहाँ पे क्या दिया है, हाइड्रोजन, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है ये, तो z इक्वल्स टू 1 डाल दो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो गया, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सिंपल एंड सोबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर आप मॉड्यूल फॉलो करते हैं या आप अच्छे बुक को फॉलो कर रहे होंगे कहीं, तो ऐसे जरूर क्वेश्चन आपको मिला होगा कि इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में से एक है,
एन AC करंट इज गिवन बाय दिस, सो अ हॉट वायर एमीटर विल गिव रीडिंग, मतलब ये RMS रीड करेगा। एमीटर हमेशा क्या रीड करता है, RMS रीड करता है। तो आपको IRMS फाइंड करना है। तो IRMS होता क्या है बच्चों, वो होता है, पहले स्क्वायर कीजिए फिर उसका मीन ले लीजिए। तो क्योंकि t का फंक्शन है तो I स्क्वायर dt का समेशन अपॉन समेशन dt, ठीक है। अब इसी का आपको ले लेना है फिर रूट। तो पहले आपने स्क्वायर किया, फिर उसका समेशन किया, फिर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया, तो मीन हो गया, मीन का स्क्वायर रूट ले लिए, तो ये आ गया IRMS। अब देखो आप जब इसको स्क्वायर करेंगे ना तो इन दोनों का स्क्वायर होगा, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो जब ये होल स्क्वायर होता है तो ये कंप्लीट बन जाता है स्क्वायर, ये कंप्लीट बन जाता है स्क्वायर, और फिर एक आगे आ जाएगा 2ab, ठीक है। जब इसको ओवर पीरियड आप इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसको भी इंटीग्रेट करते हैं तो हाफ वैल्यू आ जाती है ना, स्क्वायर की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो रूट लेंगे तो I1 बाई रूट 2 हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे 2I1I2 आने वाला है इंटू साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, तो एक तरह से ये देखोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाता है। ये क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा को ओवर पीरियड इंटीग्रेट करोगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो रह जाते हैं केवल ये दोनों। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, ये हो गया, फिर इधर स्क्वायर रूट को इधर भेज दिया तो ये स्क्वायर हो गया। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है ओवर अ पीरियड, तो पीरियड में इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 0, तो केवल इसकी रह जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए, फिर आप रूट लगा लीजिए, दिस इज योर आंसर, सिंपल, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो ये जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिला होगा आपको, ठीक है। तो अच्छे मोस्टली इजी क्वेश्चन और किए हुए क्वेश्चन ही आए थे इस शिफ्ट में, एक या दो थोड़े अच्छे थे जिसमें सोचना पड़ रहा था, बट मोस्टली क्वेश्चन वर डूएबल। क्या है देखिए, 2 आइडेंटिकल मेटल वायर्स ऑफ थर्मल कनेक्टिविटी K1 एंड K2 को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो इफेक्टिव थर्मल कनेक्टिविटी बताना है आपको। तो ये है अपना सीरीज अरेंजमेंट जिसमें लेंथ दोनों की सेम है, बिकॉज इट सेज दैट द रॉड आर आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल इन लेंथ एज वेल एज इन एरिया, बट उनकी थर्मल कनेक्टिविटी ही केवल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये लेंथ और एरिया इसे कनेक्ट कर दिया गया। तो जब आप इक्विवेलेंट बनाते हैं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसके जगह एक रॉड रखना है आपको, तो एक रॉड रखना है, तो एक रॉड आप ऐसे रख रहे हो तो इसकी लंबाई हो गई 2L, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रह गया अभी भी A, इसमें कोई चेंज नहीं आया, जितना पहले था उतना अभी ही है, ठीक है। बट इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई है जो कि इसका सम होगा R1 प्लस R2। और R1 को कैसे लिखते हैं, R1 को लिखते हैं L बाई KA, L बाई KA, ठीक है ना, ये L है, ओके, दिस इज L। तो इसकी इक्विवेलेंट हो गई 1 बाई K इक्विवेलेंट 2L बाई A, तो A और L हो गए कैंसिल। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाता है K इक्विवेलेंट इज 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट, अगर 2-3 अगर रॉड्स लगे हों, अगर आप देखे हो मेरे वीडियो लेक्चर्स तो उसमें मैंने कवर किया है ये, ठीक है, जिसमें आप वो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप इसको इस तरह करके भी कर सकते थे, और अगर फॉर्मूला याद है सीधा वहाँ पे वैल्यू रखोगे, दोनों आइडेंटिकल्स थे और 2 ही थे, तुरंत हो जाता सॉल्व, ओके। और अगर आपको जानना है वो फॉर्मूला क्या था तो मैं बता सकता हूँ, वो था K इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं आप सिंपल सिग्मा Li AI अपॉन सिग्मा Li Ki AI। तो क्योंकि यहाँ 2 हैं तो 2 आप अलग अलग का कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों वो भी सेम है, तो आप L बाई A 2 बार लिखेंगे तो 2L बाई A हो गया, ठीक है। अच्छा, और नीचे में भी L बाई A सेम है, तो L बाई A को आप जब बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाता है, L बाई A को कॉमन ले लिए तो 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, और ये दोनों कैंसिल हो गए, एलसीएम ले लो ऊपर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको आप इलेबोरेट करके भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
Okay, question number 15. A boy is rolling a 0.5 kg ball on a frictionless floor with a speed of 20 meter per second. ठीक है? A ball gets deflected by an obstacle on the way. After deflection, it moves with 5% of its initial kinetic energy. तो बाद में उसकी kinetic energy कितनी हो जाती है? 5% of initial kinetic energy. तो बताना है कि अब उसकी स्पीड क्या हो गई है. तो बस काम यहीं पर ही हो गया खत्म, क्योंकि आपको इनिशियल और फाइनल के में रिलेशन दे दिया गया है. तो 5% ऑफ इनिशियल इज फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 5% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. बस इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या होता है. फाइनल इज 5% ऑफ इनिशियल, इसकी वैल्यू रख दीजिए हाफ एम वी स्क्वायर, और ये 5% ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यहीं से ही कैंसिल हो गए. सिंपल सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो बस इसको √5 की भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी थी, तो आ जाता है 4.47, ऑप्शन नंबर 4 ये वाली. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बच्चों. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है. पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस हैज 24 वाइब्रेशनल मोड्स. मोड्स है बच्चों, यहाँ पे क्या है? मोड्स है. वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, मोड्स है. इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके 24 × 2 हो जाता है, क्योंकि दोनों ही साइड्स की ऑसिलेशन होती है. तो वाइब्रेशन मतलब क्या? टू एंड फ्रो, रैपिड टू एंड फ्रो ऑसिलेशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन. तो 2 आ जाएंगे उसके, हर वाइब्रेशनल मोड में 2 आ जाएंगे, मतलब 48 हो जाता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, तो बताना है गामा क्या होगा. तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता होंगी तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन. तो देखिए क्या है इसमें, 3 तो ट्रांसलेशनल होंगे और 3 होंगे रोटेशनल, और 24 × 2 48 आपके हो जाते हैं वाइब्रेशनल. तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 54 हो गया. तो गामा को कैसे रिलेट करोगे? गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f. ये फॉर्मूला पता ही होता है. बस यहाँ पे 54 आप डाल दीजिए, तो 2/54 सॉल्व करोगे तो 1/27, एलसीएम लोगे तो 28/27, तो 1.03 आंसर आ जाता है. ठीक है, तो द फर्स्ट ऑप्शन इज आवर राइट आंसर. ठीक है, तो ये छोटी सी बात है जो इस क्वेश्चन से आप सीखते हैं, तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि अगर अप्रैल या मई में आप पेपर दे रहे हैं तो ये सब कुछ बातें हैं जो रिपीट हो रही हैं. मैं फरवरी के भी पेपर एनालिसिस किया और मार्च के भी, तो कंसेप्ट रिपीट होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Okay, question number 17. A current of 10 ampere exists in the wire of cross-sectional area this with a drift velocity of this. The number of free electrons each cubic meter per unit volume बताना है. तो बच्चों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ, है ना. तो इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. देखिए क्या होता है इसका. करंट होता है NeAVD, जिसमें N को लिख सकते हैं I/NeAVD. बस सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर आ जाता है ना. 6.25 × 10⁻27. लेकिन ऑप्शन में इन्होंने दे रखा था डेसिमल हटाकर, तो ठीक है, इसकी जो पावर है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 18. A solenoid of 1000 tons per meter has a core with a relative permeability of 500. ठीक है, μr दिया गया. Insulated winding of the solenoid carry electric current of this. The magnetic flux density produced by the solenoid is. Again a formula based question. देखिए क्या है, फॉर्मूला आपको पता है, B होता है μni, क्योंकि अब आपने मीडियम चेंज कर दिया तो μni यूज करना पड़ेगा. तो म्यू को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, μr × μ0, रिलेटिव परमेबिलिटी इंटू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है ना, इनको आपने एक साथ रख लिया, इंटू n क्या है, नंबर डेंसिटी, इंटू i. ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आता है वो बहुत ही शानदार आ जाता है, पाई. ठीक है, तो द फोर्थ ऑप्शन इज पाई टेस्ला. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 फ्लूइड सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, जिसमें ये भी एक स्टैंडर्ड सवाल है. आप अगर मेरे फिर से लेक्चर अगर आप देखे हो, वीडियो लेक्चर, उसमें मैंने ये थ्योरी में ही कवर कर रखा है. ठीक है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है. क्या लिखा है, 2 सोप बबल है जिनकी रेडियस अलग अलग है.
तो B इज ग्रेटर देन A, तो B को बड़ा बना दो ऐसे, और A इसके ऊपर लाकर आपने ऐसे जस्ट रखा ही था, तो रखने के कारण क्या हुआ, इसकी रेडियस है कम और इसकी रेडियस है ज्यादा, तो इसमें इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा होने से क्या होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये पंच कर देता है, ये थोड़ा सा ऐसे चौड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो पंच होने से इसकी जो रेडियस होगी वही बताना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस, ये बताना है। तो देखो बच्चों क्या होता है कंसेप्ट, एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट आपको लगाना है, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया मर्ज। तो देखो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर में हमेशा कनकेव साइड की प्रेशर ज्यादा होती है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, P1 इज ग्रेटर देन P0, तो P1 इज ग्रेटर देन P0 बाई 4S बाई B, है ना, 4S बाई R हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी प्रेशर है P0, तो कनकेव साइड में कौन है 2, तो 2 का प्रेशर इससे ज्यादा होगा, तो 2 का प्रेशर इससे ज्यादा होगा, कितना होगा 4S बाई A इसकी रेडियस। अब इन दोनों में लगाइए, इन दोनों में, यहां पर इन दोनों में, तो कनकेव साइड में कौन है बच्चों, कनकेव साइड में कौन है 2 है, तो P2 इज ग्रेटर देन P1, तो एक्सेस प्रेशर इज ऑलवेज ऑन द कनकेव साइड, तो P2 इज ग्रेटर देन P1 बाय अमाउंट ऑफ 4S बाई R, 4S बाई R, तो 4S बाई R क्या है, ये वाली रेडियस है, देखो ये वाली जो रेडियस है ना, ये है, मतलब इसको अगर आप बनाते तो ऐसा कुछ एक पार्ट बनता, वो रेडियस है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, देखो, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इज इक्वेशन 3, ये इक्वेशन नंबर 3, ये 2 है ये 1 है। तो बस इसको राइट हैंड साइड में भी यही बात बोल सकते हैं जो आप लेफ्ट हैंड साइड में बोल रहे हो, तो 4S हो जाएंगे कैंसिल, तो 1 बाई A माइनस 1 बाई B इक्वल्स टू 1 बाई R। अब इसमें आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी कंसेप्चुअल नोन, मतलब आपके नोट्स में ही था, अगर आप ध्यान से अच्छे से पढ़ के गए होते तो बिल्कुल तुरंत ही करके आ जाते बिना सॉल्व किए, आपको पता होता है क्या होगा आंसर, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20, which level of single ionized carbon has the same energy as the ground state energy of hydrogen atom। तो बच्चों ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 होती है ना, और आपको कार्बन में लेके जाना है, कार्बन में, तो उसमें Z²/n² वाला फॉर्म भी आता है, तो Z वाला वर्ड, Z क्या हो जाएगा, कार्बन की Z लगाओगे और आपको इसका n पता करना है कि तो कितने n में उसकी वैल्यू उतनी होगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू दिस, क्योंकि nth एनर्जी ऑफ द nth कार्बन इज फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन, है ना, इन्होंने ग्राउंड बोला, ग्राउंड, तो n की वैल्यू डाल देंगे 1 हाइड्रोजन के लिए और z की वैल्यू भी डाल देंगे 1, दैट इज -13.6 ही हो गया, तो ये दोनों हो गए कैंसिल दोनों साइड से, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो n इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अपने आप को बूस्ट कर लीजिए, क्योंकि अब आगे जो भी पेपर होने वाले हैं 2 या 4 ही होंगे जो थोड़े मीडियोकर और मीडियम अच्छे वाले होंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो काफी आपके पढ़े वाले में से, नोट्स में से, या इधर उधर कहीं भी आप मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, कोई अच्छे बुक फॉलो कर रहे हो, उनमें से ही क्वेश्चन आपको जरूर मिक्स होते हुए दिखेंगे। इसलिए आप तैयारी इसी तरह से कीजिए और पॉजिटिविटी से भर जाइए कि आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे नेक्स्ट पेपर को, ऑलराइट। चलिए अब इंटीजर टाइप शुरू करते हैं बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, तो इंटीजर टाइप का पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सोचना था आपको, थोड़ा सा थॉट आपको लाना पड़ता, क्योंकि एक बार में आपको ये नहीं हो पाता। ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है, देखिए, पर आपके पास चॉइसेस थे, आप इसको छोड़ के आगे भी जा सकते थे, है ना, केवल 5 ही करना है, ऑलराइट। A parallel plate capacitor whose capacitance is 14 picofarad is charged to a battery of potential difference 12 volt। तो जब आप चार्ज कर दिए तो उस पर चार्ज क्या आ गया बच्चों, जब आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया तो यहाँ पे Q क्या आ जाएगा, CV, है ना, जैसे आपने इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब पोरिसिलिन प्लेट ऑफ K7 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड। तो जब आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं ना, तो इसकी जो चार्ज होती है वो कांस्टेंट रहती है, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा।
तो Q इज इक्वल टू CV ही रहेगा। तो आपको C पता है, आपको V पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना पिको कूलम चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इसमें जब आपने इंसर्ट कर दिया बाद में इंसर्ट, तो इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो गई, K टाइम्स C हो गई। ठीक है, K टाइम्स C हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्योंकि ये जो प्लेट है ना, आप इंसर्ट करते हो तो ये ऑसिलेट करने लगता है आगे पीछे से, तो बताना है कि इसकी कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी कितनी पिको जूल होगी, ये बताना है। तो बच्चों इसकी जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी ऑसिलेशन वाली, इनकी एनर्जी का डिफरेंस ही होगा। अभी इसकी एनर्जी कितनी है, U इनिशियल इज हाफ CV स्क्वायर, और अभी इसमें एनर्जी कितनी है। अब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि V उसमें नहीं है, Q कांस्टेंट है, तो Q स्क्वायर बाई 2C, C क्या लिखोगे, K टाइम्स C। ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, सारे वैल्यूज आपको पता है। Q लेकिन ये डालना पड़ेगा आपको, है ना, मैंने यहाँ रख रखा है, Q इक्वल टू CV ही होगा। अब इसकी जो डिफरेंस होगी वही इसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी, जो कांस्टेंट ही रहने वाला है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा और ये भी चेंज नहीं हुआ था पहले। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो इनिशियल हो गया हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, और फाइनल हो गया Q स्क्वायर बाई 2C, C क्या, K टाइम्स C, ये इसकी वैल्यू आ गई। ऑसिलेटिंग एनर्जी इज दिस डिफरेंस। ठीक है, तो सिंपल आंसर हो गया। तो यहाँ बस थोड़ा सा समझना था, है ना, ये एकदम से शायद ना भी हो पाए कुछ बच्चों से। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ इंटीजर टाइप, दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। गुड इसलिए क्योंकि एक बार में शायद स्ट्राइक ना कर पाए ना, इसलिए, अदरवाइज ठीक है, सिंपल ही है। मॉडर्न फिजिक्स अगर आपने कर रखा है तो ये भी हो जाएगा तुरंत से। देखिए, दिस न्यूटन इज द एवरेज फोर्स exerted by a light wave on a non reflecting surface। तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में प्रेशर का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है, प्रेशर होता है I/C, ये होता है। अब ये प्रेशर है, फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर की वैल्यू मैंने लिख दिया फोर्स बाय एरिया। अब आपको निकालना था I, क्या निकालना था, I इंटेंसिटी निकालना है, तो C आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, F इंटू C बाई A इज इक्वल्स टू I। ठीक है, तो सारे वैल्यूज गिवन है, वैल्यू डाल दीजिए, लेकिन यूनिट का ध्यान रखना है आपको, पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही निकालना है। तो ठीक है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए देखते हैं क्या आता है। हाँ, तो प्रेशर होता है इंटेंसिटी बाय आई फॉर एब्जॉर्बिंग सरफेस, सो इंटेंसिटी इज प्रेशर इनटू आई एंड प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया और इनटू दिस। सॉल्व कर लीजिए आगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला ही नहीं पता होगा देन नोबडी कैन हेल्प यू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटीजर का। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ इंटीजर टाइप, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर रोटेशन के आप लेक्चर मेरे देखे हैं उसमें भी ये कवर्ड है, नोट्स में काफ़ी चीज़ें कवर्ड है जो नोट से डायरेक्ट उठ के आए हुए हैं। हो सकता है आपने भी पढ़ रखा हो पहले भी, या आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे। ये एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, अगर आपके नोट्स में है तो ये क्वेश्चन डूएबल है। ठीक है, देखिए इसमें से बताना है कौन सा बॉडी सबसे पहले बॉटम में पहुंचेगा, विल रीच द फर्स्ट एट द बॉटम। ठीक, तो देखिए इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है, सभी की डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो आपको बस एक्सेलरेशन पता करना है, और एक्सेलरेशन से आप टाइम को कैसे रिलेट करते हैं, 1/√a, है ना, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, √2s/a होता है, तो प्रोपोर्शनल कैसे होगा √a के, तो जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा उसका टाइम कम, जिसका टाइम कम वो जल्दी पहुंचेगा। अब a का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्योंकि ये रोलिंग का क्वेश्चन है, तो रोलिंग के क्वेश्चन में a आपको याद होना चाहिए। a होता है g sin थीटा, 1 प्लस, अगर k²/r² करते हो तो k²/r² मतलब हो गया वही कोफिशिएंट बाय ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। अदरवाइज आप अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो लेकर करते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए I/mr², तो I को मैंने लिख दिया था mk², रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये वाली वैल्यू रिंग के लिए क्या होगी, 1/2 होती है, डिस्क के लिए भी रिंग के लिए 1 होता है, सॉरी, डिस्क के लिए 1/2, सॉलिड
सिलेंडर के लिए भी 1/2 सॉलिड सिलेंडर हो गया। अब सॉलिड स्फीयर होगा, एक्चुअली ये हो गया सॉलिड स्फीयर, ये एस है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर को आप जब सॉल्व करेंगे एस एस यहाँ पर, तो सारे वैल्यूज आ गए। अब आप कंपेयर कर लीजिए, जिसकी एज ज्यादा उसका टाइम कम, जिसका ए कम उसका टाइम ज्यादा, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर विल टेक मिनिमम टाइम। सो देयरफॉर द फोर्थ ऑप्शन सॉलिड स्फीयर इज आवर राइट आंसर। तो 4 विल मार्क द आंसर, ठीक है। इंटीजर टाइप है, बट आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं इंटीजर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरे नोट्स का ही क्वेश्चन है। आप अगर वीडियो लेक्चर देखे हो बिल्कुल आपको ये सवाल दिखा होगा, ठीक है। इसमें कंसेप्ट क्या है जरा देखते हैं। फॉर VHF सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग dash kilometer square of maximum services area will be covered by an antenna tower of height 30 meter if the receiving antenna is placed at ground. Let the radius of the earth this kilometer, round off to the nearest integer, take pi as 3.14, ठीक है। तो देखिए कंसेप्ट मैंने बता रखा है, अगर आप देखे हो तो फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये अगर ये एंटेना है, एंटेना का हाइट है, तो एंटेना का हाइट जो होता है उसके टर्म्स में जो डिस्टेंस तक वो सिग्नल भेज सकता है ना, ग्राउंड में, ये होता है d, ओके। और ये जो d होता है वो क्या होता है, √2RH। कैसे आता है इसके बारे में मैं अभी नहीं बताने वाला, आप मेरे वीडियो लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने कवर कर रखा है ये, ठीक है। तो ये ऐसे आता है, बट इन्होंने पूछ रखा है कि कितने एरिया को कवर करेगा ये। तो एरिया वाला पार्ट भी मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, आप देखना उसमें। तो मैंने बताया था कि अगर ये एंटेना है और ये ऐसे अर्थ में ऐसे सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा है चारों तरफ से, तो सोचो इतने एरिया को बेनिफिटेड होगा, इतना एरिया। तो अगर आप एरिया की बात करें तो ये जो डी निकल के आ रहा है ना बच्चों, ये डी इसके सर्कल की रेडियस हो गई, देखिए ध्यान से। तो इतने एरिया को वो कवर करेगा, इसका मतलब पाई डी स्क्वायर, ये हो गया उसकी एरिया। और डी स्क्वायर क्या होगा, 2RH। सब कुछ गिवन है, सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए डी हो गया √2HR एंड द एरिया इज पाई डी स्क्वायर, दिस इज डी स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, है ना। वैल्यूज डाल दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ये देखो एरिया इज पाई डी स्क्वायर, ऑलराइट। तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो इतनी इंटीजर आ जाती है, इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिए, कंसीडर 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। और इनके टाइम पीरियड है, इसका रेशियो बताना है, √x आता है। तो बस सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। इसमें आपको अगर 2 अलग अलग स्प्रिंग हैं तो उनकी सीरीज इक्विवेलेंट आपको फाइंड कर लेनी है, सीरीज इक्विवेलेंट। तो क्या ये आइडेंटिकल हैं, 2 आइडेंटिकल, यस, इसकी k दोनों की सेम है। तो सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है, K1 K2 बाई K1 प्लस K2, है ना, ये सीरीज होता है। अगर ये आइडेंटिकल हैं तो इसकी वैल्यू K/2 हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया अपना K/2, ओके। तो K/2 में बस टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k। तो जब K/2 है तो 2 चला जाएगा ऊपर, इसके रेशियो निकालोगे तो √2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 हो गई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज ब्लॉक ओवर ब्लॉक। ये भी मैंने कवर कर रखा है फ्रिक्शन वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे नोट से ही आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि कितने, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। देन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द लार्जर ब्लॉक सो दैट बोथ मूव टुगेदर इज। तो व्हाट इज दिस मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम की बात हो रही है ताकि ये साथ साथ चले। तो अगर ये साथ साथ चलेंगे तो ये भी साथ चलना चाहेगा, और ये मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चल सकेगा, तो इसमें सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। तो इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम फोर्स दैट इज फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास स्मॉल m। अब वो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू
n और n की वैल्यू mg है, m से डिवाइड कर दीजिए तो ये कट गया, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज म्यू जी। कितना आ गया? म्यू जी। अब यही एक्सेलरेशन जो है वो पूरे सिस्टम की होने वाली है, क्योंकि ये साथ साथ चलेंगे, तो पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन हो गई म्यू जी, तो म्यू एस इंटू जी। तो f इक्वल्स टू एम ए कर देंगे बाद में, बस दिस इज आवर आंसर। देखिए कैसे किया मैंने, म्यू जी हो गई इसकी, म्यू कितना है क्वेश्चन में, म्यू इज 3/7 और जी को लेना है 9.8, क्वेश्चन में गिवन ही था 9.8 लेना है, डाल दिए। और मास कितना कितना है, 0.5 है और 4.5 है, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 4.2 इसकी एक्सेलरेशन हो गई। और इसको आपने कहाँ से कैलकुलेट किया, तो 0.5 प्लस 4.5 kg, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो 5 होगा, 5 को 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 न्यूटन आ जाता है, ठीक है। तो अगर ब्लॉक ओवर ब्लॉक के कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये कंसेप्ट जो है वो आपको फ्रिक्शन वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दिस आई वुड से दिस इज ऑन द मीडियम कैटेगरी। अगेन दिस इज नॉट द टफ पार्ट बिकॉज दिस इज कवर्ड इन क्लास नोट्स और द लेक्चर, ठीक है। ये सब आपको पता होता है, इसलिए क्वेश्चन आपको आने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बताना है कि अगर एस्केप वेलोसिटी जो है वो 10 टाइम्स करना है तो बताओ रेडियस में कितना चेंज करना होगा। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस अपने आप ही हो जाएगा। तो वो होता है √gm/r, ये होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो रेडियस की बात हो रही है, मास तो चेंज हो नहीं रहा, इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी इंटू √r इस जो भी वैल्यू आई वो कांस्टेंट आ गई। देखो ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब दो वैल्यू इससे कंपेयर कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, यहाँ पे s होगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, रेडियस आपको पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें 10 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी लिखा है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर कर लीजिए तो 100 से डिवाइड करते हैं तो 6400 डिवाइड बाय 100, 0 कैंसिल, तो 6400 किलोमीटर। व्हाट इट, सिंपल क्वेश्चन ये भी है बच्चों, बहुत टफ नहीं आया है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, अनदर स्मार्ट कैलकुलेशन आई वुड से, बट कंसेप्चुअली आपको पता होता है ये सब चीजें। देखिए क्या है कि अगर सीरीज की इक्विवेलेंट को s लेना है और पैरेलल की इक्विवेलेंट को p लेना है, और सीरीज वाली जो वैल्यू है वो n टाइम्स p है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए, मतलब नहीं कितने नंबर नहीं, ये n जो कोएफिशिएंट ऑफ p है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे करें इसको। तो सीरीज वाली जो पार्ट है ना, सीरीज वाली, उसको क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2, और इसको क्या लिखते हैं, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ऐसे लिखते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे इधर तो ये होल स्क्वायर हो जाता है बच्चों, देखो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाता है इंटू n R1 R2। अब यहाँ पे 2ab भी आएगा और इधर NAB है, उसको एक साइड ले आइए, फिर क्वाड्रेटिक के बेसिक लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे सॉल्व हो जाता है, कैलकुलेशन किया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए ध्यान से। R1 2R1 R2 इंटू यहाँ पे R है ये, ठीक है, R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है। ऑलराइट, दिस इज प्लस, बस थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है कि b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर ये क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस होगा यहाँ पे, दिस इज माइनस, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये रियल रूट्स होंगे, है ना, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होते हैं वो रियल होते हैं। यही आपको नया काम करना था, जो आपको यहाँ से
आंसर दिला सकता था। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, ये क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स है, अगर ये नहीं स्ट्राइक किया तो नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ पे किया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बी स्क्वायर हो गया, ये वाली पार्ट मैंने किस पर क्वाड्रेटिक बना दिया, तो R1 पे क्वाड्रेटिक बनाया, तो ये मेरे लिए b हो गया, ये R2 इस पे कवर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब आप सॉल्व करते हैं ये उधर से चला जाता है, सॉल्व होता है, तो जब आप रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा, तो आपको -2 लेना होगा, +2 लोगे तो 0 आ जाता है, ठीक है। तो सॉल्व किया तो n इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। तो रियल रूट्स पाने के लिए n इक्वल्स टू 4 आएगा। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद आपको ये कंसेप्ट लगाना है, और जब आप ये बी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 4ac करना पड़ेगा, प्लस माइनस दोनों करना पड़ेगा, जिसमें से माइनस लेने पे आंसर सही आता है। चलिए नेक्स्ट, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन के बेसिक सा क्वेश्चन है एक, ठीक है। आप अगर पढ़े हो ठीक से आपको मिल जाएगा, नोट्स में भी हर जगह आपको मिलता है ये सब। क्या करना है, थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर मैं काइनेमेटिक्स से इसको रिलेट करूं तो एंगुलर स्पीड ऑफ ट्रक व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये हो गया अपना इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो गई अपनी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ऑल्दो ये आरपीएम में है, बाद में इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये है अपना टाइम। आपको निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो मैं निकाल लेता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा निकाल लेता हूं, उसके बाद नंबर रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको अल्फा चाहिए होगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए होगा, वो कैसे निकालेंगे, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी, ठीक है। उसके बाद आप थीटा कैसे लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, थीटा मतलब हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये हो गया थीटा। जब थीटा आ जाता है ना, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए आपको क्या करना होता है, जितना भी थीटा आया उसको 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक चक्कर लगने के समय एंगल कितना होता है 2 पाई, तो नंबर ऑफ चक्कर के लिए आप क्या करोगे 2 पाई से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो थीटा बाई 2 पाई हो जाएगा, तो ऐसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ये आरपीएम में है, आरपीएम में, तो आरपीएम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये हो गया 900 आरपीएम, ये हो गया आपका इनिशियल ओमेगा, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट आप करेंगे रेडियन पर सेकेंड के लिए, ये आपने कर दिया नंबर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये कर दिया टाइम, ठीक है। तो 2 पाई बाई टाइम से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना। समझ में आ रहा है, ये रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का रूल होता है, पता ही होगा आपको। तो ऐसे हो गया, देखिए 2 पाई बाई 60, तो ये आ गया रेडियन पर सेकेंड में आंसर, रेडियन पर सेकेंड, ओके। फिर यहाँ भी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में अल्फा आ चुका है, फिर बाद में इसको सॉल्व कीजिए और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, लास्ट में आ जाता है 728। तो वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ओके। तो दिस क्वेश्चन यू मस्ट नो, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन विच इज डूएबल, ऑलराइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शिफ्ट। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर प्लेट्स ऑफ लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है, ठीक है, आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी इज x टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बाई d। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये बताना है। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, इसको नियरेस्ट इंटीजर बनाना था। तो देखिए ये भी एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, इसको आप अगर प्रैक्टिस किए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, इसको आप कैपेसिटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए मैं दिखा देता हूँ डायरेक्ट। देखिए इसकी नंबरिंग मैंने कर रखी है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 1 और 2 मिलकर एक कैपेसिटर बना रहा है, एक कैपेसिटेंस बना रहा है। तो आपने 1 और 2 यहाँ पे ले लिया। अब 2 और 3 मिलकर बना रहे हैं, तो 2 से 2 आपने निकाल लिया ऐसे, 2 और 3। लेकिन ये जो 2 है ना वो कनेक्टेड है 4 से, तो 2 से ही आप एक और प्लेट निकालोगे और 4 बना दोगे। और 4 और 3 मिलकर एक कैपेसिटर बना रहे हैं, तो 3 से 3 निकाल के ऐसे कनेक्ट कर दोगे। तो एक तरह से ये दोनों आ गए पैरेलल में, ठीक है।
तो ए और सी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट निकालना था। तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों है पैरेलल में, तो पैरेलल की वैल्यू ऐड हो जाती है, सी प्लस सी हो गया। फिर ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, सीरीज में फिर आपको वो रूल लगाना होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो ये हो चुका है 2C, तो 2C इंटू सी बाई 2C प्लस सी। तो इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाता है 2/3C, और C की वैल्यू क्या हो गई, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, है ना। तो A और D आपको गिवन है क्वेश्चन में, SI यूनिट में लेना है कि नहीं वो आप देख लीजिए, यहाँ पर किसमें है, दोनों सेंटीमीटर में ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल लीजिए, क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल ही था। तो ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस बोलूं इस शिफ्ट का, तो मोस्टली क्वेश्चन वर इजी, 1 और 2 वर मीडियम, बिकॉज थोड़ा सा आपको सोचना था, अदरवाइज वो भी आप इजी में ही काउंट करोगे। बट नन ऑफ द क्वेश्चन वर हार्ड, कोई सा भी हार्ड नहीं था, मैं किसी को भी हार्ड नहीं बोल सकता, ठीक है। तो देखो अगर आप इंटीजर टाइप के क्वेश्चन देखोगे तो 2 क्वेश्चन अच्छे थे, पर आप उसको स्किप कर सकते थे अगर एक बार में नहीं हुआ आपसे तो, क्योंकि आपको चॉइसेस था, यहाँ पे 5 क्वेश्चन का चॉइस था, है ना। तो 5 क्वेश्चन आप मैं अगर इससे छांट के बाहर निकालूं तो वो पांचों के पांचों मुझे इजी ही मिलेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन, या आप जेईई मेंस के जब भी पेपर दें तो आप अच्छे और आसान क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करें, है ना। तो क्या, अगर आपको एग्जाम्पल पता हो तो जो शेर होता है वो अगर भूखा होता है तो उस समय अपनी शेर दिली नहीं दिखाता कि मैं तो बड़ा और मजबूत जानवर को ही हंट करूंगा बार बार, पहले वो आसान और कमजोर जानवर को हंट करने की कोशिश करता है ताकि जल्दी से वो उस चीज को कंज्यूम कर सके। उसी तरह से आपको भी आपको ढूंढना है, जेईई मेंस में आपको क्वेश्चन ढूंढने होते हैं जो डूएबल होते हैं, है ना, और आसान होते हैं। तीनों ही सेट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों में ही इजी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इधर उधर। ऑलराइट, तो ये था अपना 17 मार्च का पहला शिफ्ट का सोल्यूशन, जो कि यहाँ एंड होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, आप एंजॉय किए होंगे, और मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर या वीडियो सोल्यूशन में। टिल देन कीप लाइकिंग अस, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।